देखिए, वैदिक एज को दो पार्ट में बांटा गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1500 बीसी टू 1000 बीसी और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड माना गया है 1000 बीसी टू 600 बीसी। और हम सबसे पहले अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज का कुला वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुला बेसिक यूनिट था किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। आप सोच रहे होंगे कि कुला होता क्या है, तो कुला एक प्रकार की फैमिली होती है जो एक ही छत के नीचे रहते थे। मल्टीपल फैमिली टुगेदर ऑफ किनशिप फॉर्म्ड अ ग्रामा, यानी मल्टीपल फैमिली जो एक समान के लोग होते थे वे एक ग्राम यानी गांव का गठन करते थे। लीडर ऑफ ग्रामा वाज कॉल्ड ग्रामनी, यानी जो गांव का लीडर होता था उसे ग्रामनी कहा जाता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कॉल्ड विसु, यानी गांव के ग्रुप को विसु कहा जाता था, जिसे विषयापति हेडेड करते थे। ठीक है। द हाइएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज जना और ट्राइब, यानी हाईएस्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो था जना और ट्राइब। देयर वेर सेवरल सच ट्राइबल किंगडम, यानी कुछ जनजातियां थी जिनके किंगडम आप नाम देख सकते हैं, जैसे भारताज, मत्स्याज, यदुज एंड पुरुज। ठीक है। द हेड ऑफ किंगडम वाज राजन और किंग, यानी किसी भी साम्राज्य के हेड को राजन कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है। द ऋग्वैदिक पॉलिटी वाज हेरिडिटरी मोनार्ची नॉर्मली, देखिए जो ऋग्वेदा थे उसमें मेनली मोनार्ची सिस्टम होता था। मोनार्ची जहाँ पर राजतंत्र हो। ठीक है। देयर वेर टू बॉडी, सभा था जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहा जाता था और समिति थी जिसे जनरल असेंबली ऑफ पीपल कहा जाता है। देखिए अब हम समझेंगे लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। लार्जर किंगडम्स बाय एमलगेमेशन फॉर्म्ड महाजनपदाज और राष्ट्राज, यानी कई जगहों के समामिलन या एकीकरण से बड़े राज्यों ने महाजनपद या राष्ट्र का गठन किया था। देयरफॉर द पावर ऑफ किंग इंक्रीज्ड एंड ही परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस to make his position strong, like राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजसूय, जिसका मतलब होता है अभिषेक समारोह, अश्वमेध यानी घोड़े की बलि देना, और वाजपेय यानी रथ की दौड़ जैसे विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान किए थे अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द किंग एज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ राज विश्वाजनन, अहिला भुवनपति, एकराट एंड सम्राट। राजाओं को कई टाइटल्स दिया गया था, जैसे राज विश्वजानन, अहिला भुवनपति। अहिला भुवनपति का मतलब होता है सारी पृथ्वी के स्वामी, एकरत और सम्राट जिसका मतलब होता है एकमात्र शासक। लेकिन समिति और सभा का महत्व कम हो गया था उस टाइम पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी इन अर्ली वैदिक एज। ऋग्वैदिक समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार को चलाने वाले एक मुखिया होते थे। जैसे आजकल घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो घर के सारे डिसीजंस लेते हैं। समाज की बेसिक यूनिट ग्राहम था, परिवार था। इसके मुखिया को गृहपति कहा जाता था। मोनोगैमी यानी एक ही बार विवाह करने की प्रथा थी और शाही और कुलीन परिवारों में एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था। वुमेन्स को लाइफ की सभी एस्पेक्ट्स में मेंस के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्राप्त थे। अपला, विश्वबर, घोष और लोपामुद्रा महिला कवि थीं। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में भाग ले सकती थी। उस समय में बाल विवाह और
सती प्रथा नहीं था, सोशल डिविजन्स कठोर नहीं थे और सबको जीवन जीने का रहने का अधिकार था। अब हम देखेंगे लेटर वैदिक एज के सोसाइटी को। उस टाइम पीरियड में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को समाज में हायर पोजीशन मिला था और कई व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियां भी अस्तित्व में आई थी। महिलाओं को उस टाइम पीरियड में पुरुषों से हीन और उन्हें कम महत्व मिलने लगा था और उन्हें सभाओं में शामिल होने का अधिकार छीन लिया गया था। चाइल्ड मैरिज लेटर वैदिक एज में काफ़ी कॉमन बात थी। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस इन वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज। द ऋग्वैदिक आर्यंस वर पास्टोरल कैटल रियरिंग पीपल, यानी जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो पशुपालन करते थे। After they permanently settled in North India, they began agriculture. नॉर्थ इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड होने के बाद वे लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। कारपेंटर्स प्रोड्यूस्ड चैरियट्स एंड प्लग्स। जो कारपेंटर्स थे वो रथों और हलों का प्रोडक्शन कर रहे थे। A variety of articles with copper, bronze and iron were made by workers, यानी श्रमिकों द्वारा वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते थे कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन के। स्पिनिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। स्पिनिंग को आप कह सकते हैं चरखा चलाना एक प्रकार से। जो था कॉटन और उलेन फैब्रिक को वो लोग कपड़ों में बदलते थे, उसके फाइबर्स को बनाते थे, ठीक है। और गोल्ड स्मिथ मेड ऑर्नामेंट्स। दी पॉटर मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स फॉर डोमेस्टिक यूज। जो कुम्हार थे वे डोमेस्टिक यूज के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स को बनाते थे। Trade was conducted by barter system in beginning, but later shifted to use of gold coins निस्का for large transaction। देखिए जो बार्टर सिस्टम था शुरुआत में उसको कंडक्ट किया जाता था, उसको यूज में लाया जाता था, लेकिन बाद में लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए वे लोग गोल्ड कॉइन जिसे निस्का कहते थे उसका यूज करने लगे थे वे लोग। रिवर्स एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी रिवर एक प्रकार का परिवहन का काम करता था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस इन लेटर वैदिक एज। मोर लैंड वॉज पुट अंडर कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। नॉलेज ऑफ मेन्योर सा डेवलपमेंट। इस टाइम पीरियड में जंगलों को काटकर ज़्यादा से ज़्यादा भूमि खेती के लिए प्रयोग में लाया जाता था और मेन्योर्स यानी खाद की जानकारी से विकास हुआ था कृषि के क्षेत्र में। हेंस एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ग्रोइंग बार्ली, राइस एंड व्हीट। जो लोग बार्ली, राइस और व्हीट को ग्रो कर रहे थे उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना ही था। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकम स्पेशलाइज्ड विथ मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंटरी एंड पॉटरी एडवांसमेंट। यानी मेटल्स वर्क, लेदर वर्क और कारपेंटरी और पॉटरीज की एडवांसमेंट से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी औद्योगिक गतिविधियां काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो चुकी थीं। इंटरनल ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड also become extensive. They traded with Babylon through sea। यानी इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी व्यापक रूप से यूज में लाया जाता था। वे समुद्र के माध्यम से बेबीलोन से ट्रेड करते थे। हेरिडेटरी मर्चेंट्स वनिया came into existence as a different class। हेरिडेटरी मर्चेंट्स यानी वंशानुगत व्यापारी, इन्हें वनिया कहते थे। ये लोग एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में आए। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग व्यापार करते थे, इसलिए इनका एक अलग वर्ग एग्जिस्टेंस में आया जिसे वनिया कहा जाता था। वैश्याज indulged in trade and commerce, organized themselves into guilds known as गनाज। व्यापार और वाणिज्य में शामिल वैश्यों ने खुद को गण के रूप में जाने जाने वाले गिल्ड या फिर समाज कह सकते हैं उसके रूप में स्थापित किया था। कॉइन्स बिसाइड्स निस्का, सतमना, गोल्ड कॉइन्स
and Krishnala. These silver coins were also used as a media of exchange. सिक्के निष्का के अलावा सतामन यानी सोने के सिक्के और कृष्णला यानी चांदी के सिक्कों का भी एक्सचेंजिंग या फिर खरीद के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे रिलीजन इन वैदिक पीरियड। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज। ऋग्वैदिक आर्यंस वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस like earth, fire, wind, rain and thunder by personifying them into many gods। देखिए जो ऋग्वैदिक आर्यंस हैं वे नेचुरल फोर्सेस जैसे अर्थ हो गया, फायर हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, थंडर हो गया, उनकी पूजा करते थे, उनको एक आइडेंटिटी दिए, उनको एक नाम दिए और उनकी पूजा की है। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड्स पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वायु, विंड, वरुणा, रेन एंड इंद्रा, थंडर एंड इंद्रा वॉज मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट केम अग्नि, एन इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल। यानी देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक गॉड्स हैं जैसे पृथ्वी, ये अर्थ के गॉड थे, अग्नि यानी फायर के गॉड, वायु यानी विंड के गॉड, वरुणा जो रैन के गॉड थे और इंद्रा जो थंडर के गॉड थे, और जो इंद्रा थे यानी इंद्र भगवान थे वे सबसे पॉपुलर थे। उसके बाद आते हैं अग्नि जो इंटरमीडियरी थे गॉड्स और पीपल के बीच में। देखिए कुछ गॉड्स हैं जिन्हें कुछ नामों से जाना जाता था जैसे वरुणा दी अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। ठीक है। और कुछ फीमेल गॉड्स थे जैसे अदिति, उषा। नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वॉरशिप। उस टाइम पीरियड में टेम्पल में जाकर पूजा नहीं होती थी और ना ही किसी आइडल का वॉरशिप होता था। प्रेयर्स वेर ऑफर्ड टू गॉड्स फॉर रिवॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे रिलीजन इन लेटर वैदिक एज। इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। यानी इंद्र और अग्नि अपने महत्व को खो दिए थे। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। जब इंद्र और अग्नि अपने महत्व को खो दिए थे तब इन त्रिदेवों का ज़्यादा महत्व था जिन्हें प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स बिकम मोर एलोबरेट। इस टाइम पीरियड में जो बलिदान और अनुष्ठान होते थे वो ज़्यादा विस्तृत हो चुके थे। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड। यानी प्रार्थना करने के महत्व को इस टाइम पीरियड में खत्म कर दिया गया था, ये खत्म हो चुका था। Priesthood became a hereditary profession. They dictated the rules for these rituals and sacrifices. पौरोहित्य एक वंशानुगत पेशा बन गया था। उन्होंने इन अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए नियम निर्धारित किए। Therefore, by the end of this period, there was a strong reaction against priestly domination, also against elaborate sacrifices and rituals. This led to the rise of Buddhism and Jainism. इसलिए इस टाइम पीरियड के अंत तक पुरोहितों के वर्चस्व के खिलाफ और उनके विस्तृत बलिदानों और अनुष्ठानों के खिलाफ भी एक मजबूत प्रतिक्रिया थी। इससे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। डियर एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वैदिक लिटरेचर को अच्छे से समझेंगे और वैदिक एज के तीनों पार्ट का नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा 3rd वीडियो के अपलोड होने के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।